सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजरायल उठा रहा है। वो बिना किसी रोक टोक या डर के अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। सीरिया में सरकार गिरते ही उसने सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया और इजरायली सेना गोलान हाइट्स से बहुत आगे तक पहुंच गई और सीरिया में कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया है। लेबनान में समझौते के बाद एक बड़े हिस्से को इजरायल ने लगभग अपना बना लिया है। गाजा को पूरी तरह से समतल कर उसने उत्तरी गाजा पर कब्जा शुरू कर दिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल ने कॉलोनियां बसानी भी शुरू कर दी हैं। इजरायली सेना यही काम वेस्ट बैंक में भी कर रही है, मतलब कई इलाकों पर कब्जा कर वहां इजरायल के लोगों को बसाया जा रहा है। और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना एक साथ 4 फ्रंट पर अपनी विस्तारवादी नीति को गति देकर ग्रेटर इजरायल बनाने के मिशन में जुट गई है। तो ये इजरायल की अभी तक की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और देखिए, सीरिया पर जारी हमलों के बीच नेतन्याहू ने सीरिया के शासन को चेतावनी दी है। और सीरिया में केमिकल हथियारों का भी खतरा है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन्स। सीरिया में केमिकल हथियार असुरक्षित हैं। आईडीएफ की केमिकल हथियारों पर भी स्ट्राइक की खबर अब सामने आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार हमले को जारी रखते हुए और अब जो केमिकल वेपन्स हैं वो कहीं विद्रोहियों के हाथ में ना आ जाएं, इसलिए ये स्ट्राइक्स की जा रही हैं इजरायल की तरफ से सीरिया के अंदर। बहुत बड़ी चिंता है ये इजरायल की। ओपी तिवारी सर, अब बात कुल मिलाकर ये समझ में आ रही है कि सीरिया तो डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर जा चुका है। क्या कहीं कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो सकता है इस सिचुएशन को रोकने के लिए, या फिर सीरिया के लोगों को और सीरिया के भविष्य को इन कुछ प्लेयर्स के हाथ में छोड़ दिया गया है? रवि, इंटरनेशनल इंटरवेंशन की जरूरत अवश्य पड़ेगी, लेकिन उसके पहले कुछ देश हैं जिनके पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मैं पहला एग्जाम्पल दूंगा इजराइल का। इजराइल ने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हिल टॉप 7000 फीट का है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जो सीरिया की कैपिटल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। उस हिल को अब इजराइल कभी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज जो गोलन हाइट्स थे उस पहाड़ के चक्कर में इनको थोड़ा नुकसान होता था। तो ये जो ऐसा एक फेज और एक जो अलग एरिया कब्जा करेगा ताकि उसकी नुकसान कम हो सके। इजराइल पहले खुश था ताकि एसटीएस ने ईरान जो डोमिनेटेड है, शिया हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से सीरिया की आर्मी, सीरिया की फोर्सेस सारे आर्म्स और सब कुछ छोड़ के विद इन नो टाइम उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही थी, जिसको इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज ने सही गेस किया कि ये जो आर्म्स हैं, ये जो अमुनेशन है और 300 साढ़े 400 जो जहाज इनके पास है, ये जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट है जो काफ़ी दिनों से शांत पड़े हुए हैं, कहीं इनके हाथ में न चला जाए, इसका जोखिम पूरे देश को, पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। तो इसको क्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए इजराइल, इवन यूएस भी कोशिश कर रहा है कि जितने आर्मामेंट्स हैं, जहां केमिकल वॉरफेयर जैसे आप कह रहे थे, इसको डिस्ट्रॉय करना एक अत्यंत आवश्यक है ताकि कुछ दिन तक इसकी चिंता उनको कम किया जा सके। जहां तक ये एसटीएस का सवाल है, इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल को खुशी हुई कि एसटीएस ने ये हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए ईरान समर्थित जो प्रॉक्सीज थे उनको हटा दिया, लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूरे लंबे समय तक इन पर विश्वास करना, इनके भरोसे रहना सरासर गलत है, बिकॉज इनको तो जहाँ से फंडिंग आती है उसकी तरफ इनको झुकाव हो जाता है। तो जो डैमेज करने वाले हथियार थे, इसलिए डिस्ट्रॉय करना अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस का आवश्यक है, देखिए सीरिया में 75% सुन्नीस थे और अलवाइट्स जो खाली 13% थे। बहुत दिनों से डिक्टेटरशिप उसको रूल किया जा सकता था, लेकिन इस इंटरवेंशन जब आएगी, जब मेजॉरिटी मीन्स जितने प्रॉक्सी हैं वहाँ एन नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, कोई लड़ रहा है, कोई सीरियन नेशनल आर्मी के साथ है, कोई सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ है, कोई अलकायदा के साथ है, कोई अरब डोमिनेटेड प्रॉक्सीज के साथ है। ये सब जब तक इकट्ठा कब होंगे? जब थोड़ा डर पैदा होगा या इनकी टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी, जब पैसे कम होंगे। तो इसलिए इस तरीके से फॉरेन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है ताकि जो इनको फंड कर रहे हैं वो कम कर दें और इनको इकट्ठा किया जा सकते हैं। अब ये ग्रुप इकट्ठा तभी होंगे जब यहाँ एक सुन्नी डोमिनेटेड, बिकॉज सीरिया की जनता जो थी पिछले 30-40 साल से जिस तरीके से खराब शासन और या डर के मारे जिस तरीके से मैसेकर होता था, उसको फेस कर रही थी। बिल्कुल, लेकिन सर, जिस तरह का कैरेक्टर इन सभी ग्रुप्स का है, ऐसा लग नहीं रहा कि अगर वो सत्ता संभालने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट सीरिया में रहेगा, बहुत कुछ स्टेबल रह पाएगा। ये सवाल है यहां पर, क्योंकि जो आउटफिट्स हैं वो बड़े खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप रहे हैं पीछे और उनकी करतूतें पूरी दुनिया ने देखी हैं।
और इस बीच देखिए सीरिया में तख्ता पलट के बाद जॉर्डन की चिंता बढ़ गई है। जॉर्डन को सीरिया बनने का डर सता रहा है। जॉर्डन में सरकार के खिलाफ विद्रोह की आशंका बनी हुई है। तो देखिए ये बड़ा सवाल है, आखिर हो क्या रहा है। पहले सीरिया में विद्रोह होता है, तख्ता पलट होता है, और उसके बाद अब किस तरह की बर्बरता सीरिया की सड़कों से नजर आ रही है वो हम देख रहे हैं। और अब जॉर्डन को भी ये डर सता रहा है। जॉर्डन को आखिर क्यों सता रहा है सीरिया बनने का डर, ये जरा समझिए। जॉर्डन की सीमा सीरिया, इराक और इजराइल से लगती है। 1.25 करोड़ की आबादी में 60% फिलिस्तीनी और 10 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। 10 लाख इराकी शरणार्थी भी इस वक्त जॉर्डन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। जॉर्डन में ज्यादातर शरणार्थी असद विरोधी माने जाते हैं। सीरिया की सरकार के कई जासूस भी यहां पर सक्रिय हैं। और असद सरकार के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। असद सरकार ने कृषि उत्पाद और पानी देने से इनकार किया था। इजरायल से खराब संबंध भी चिंता की एक बड़ी वजह है और असद के समर्थकों से विद्रोही ताकतों को मदद मिलने की आशंका है। तो ये है जॉर्डन की चिंताएं। और बात यही है कि आग जो लगी थी गाजा से, वो आग देखिए एक एक करके कैसे मिडिल ईस्ट के तमाम देशों तक पहुंच रही है। सवाल यही है कि अगला नंबर अब किसका होगा। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। तब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया